नमस्कार साथियों। आज हम यूरोपीय इतिहास के उस सबसे रोमांचक और प्रभावशाली कालखंड की चर्चा करेंगे जिसने वहां की सोई हुई मानवीय गरिमा को जगाया तथा विश्व को आधुनिकता के द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया। यह कालखंड पुनर्जागरण यानी कि रेनेसा कहा गया। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम यूरोपीय इतिहास को प्रमुख कालखंडों में बांटते हैं, या कहें कि 3 प्रमुख कालखंडों में बांटते हैं। अगर हम यूरोपीय इतिहास को कालखंड में विभाजन करें तो प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल का समय है 800 ईसा पूर्व से 476 ईसा पूर्व तक। उसके बाद इस काल में क्या हुआ है, यूनान और रोम की सभ्यताओं का प्रभाव रहा। लोकतंत्र, दर्शन, कला तथा साहित्य की नींव रखी गई। कला और साहित्य विज्ञान की नींव रखी गई। दूसरा समय रहा मध्यकाल का। यह समय जब 476 ईस्वी में लगभग रोमन साम्राज्य का पतन हो गया, रोमन साम्राज्य डेक्लाइन कर गया। उसके बाद के काल को इतिहासकार अंधकार काल बोलते हैं। इस युग में सामंतवाद बढ़ा, धार्मिक हस्तक्षेप बढ़ा, चर्च का अत्यधिक प्रभाव रहा यूरोप में। जैसे ही इस कालखंड में और भी चीज, युद्ध का माहौल, युद्ध लड़े गए, काफी कैलेमिटी आई, अकाल पड़े, ये सारी चीजें हुई मध्यकाल में। इसलिए इतिहासकार इस काल को अंधकार युग कहते हैं। जैसे ही 1500 शताब्दी के आसपास, 1500 शताब्दी लगी, यूरोप में एक पुनर्जागरण, तर्क, वैज्ञानिक क्रांति, मानवतावाद जैसी विचारधाराओं ने जन्म लिया। अब इसे पुनर्जागरण क्यों कहा गया, इस पर बात करते हैं। इस काल को पुनर्जागरण क्यों कहा गया? सबसे पहले हम बताते हैं, आधुनिक काल को भी 2 भागों में बांटा है। आधुनिक काल को भी 2 भागों में बांटा है। पहला है रेनेसां, दूसरा है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का काल। 1800 ईस्वी तक है, 1800 के बाद के इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के काल को बांटा गया। अब हम आगे बात करते हैं पुनर्जागरण का अर्थ क्या है। वैसे तो सीधे सीधे शब्दों में कहें तो पुनर्जागरण का मतलब होता है पुनर्जन्म, रिबर्थ। लेकिन रिबर्थ किसका? मनुष्य का नहीं, मनुष्य के विचारों का, मानवीय सोच का तथा प्राचीन परंपराओं का भी मान सकते हैं। लेकिन वो पूर्णतः प्राचीन परंपराओं का ही नहीं, प्राचीन ज्ञान का नहीं, उसमें कुछ नया भी जोड़ा गया। जैसे कि पहले जान लेते हैं पुनर्जागरण शब्द आया कहां से। वैसे इसका एक फ्रेंच शब्द है, हम पुनर्जागरण बोलते हैं। एक फ्रेंच वर्ड है, रेनेसा से आया। रेनेसा का अर्थ होता है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म का लोग जोड़ते हैं कि प्राचीन ज्ञान की वापसी थी, लेकिन पूर्णतः प्राचीन ज्ञान की वापसी नहीं थी, उसमें कुछ नया भी जोड़ा गया। यह युग तर्क, जिज्ञासा और मानवीय सामर्थ्य का नया जन्म था, नया युग था। पहले क्या होता था, चर्च में यह कहा जाता था कि मनुष्य पापी है, उसका उद्देश्य सिर्फ मोक्ष प्राप्त करना है। लेकिन यहाँ पर मनुष्य को ब्रह्मांड के केंद्र में लाकर खड़ा किया। मनुष्य को ही ज्यादा महत्व दिया गया, और धर्म को महत्व दिया गया, लेकिन इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया गया इस युग में। मध्यकालीन रूढ़ियों से बौद्धिक स्वतंत्रता की ओर प्रस्थान हुआ। जो पुरानी विचारधाराएं थी, परंपरा थी, तर्क न कर देने की एक सोच थी, उसको हटा के और बौद्धिक स्वतंत्रता, मनुष्य तर्क करना सीखा, बौद्धिक तौर पर स्वतंत्र हुआ, और अन्य चीजें हुई। तो ये युग इसके लिए जाना जाता है। अब इस विचारधारा या वैचारिक क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? यह हुई इटली से। अब इटली से ही क्यों हुई? इटली के एक शहर है फ्लोरेंस, वहां से हुई। अब वहां से क्यों हुई? कहा जाता है ये प्राचीन जो रोमन साम्राज्य था, रोमन एम्पायर था, उस रोमन एम्पायर का सबसे महत्वपूर्ण राज्य था। इसे रोमन एम्पायर का हार्ट कहा जाता था, रोमन साम्राज्य का हार्ट कहा जाता था, दिल कहा जाता था। तो जब ये रोमन साम्राज्य का पतन हुआ, आधुनिक काल और मध्यकाल में लोग जब अपनी प्राचीन खंडहरों को देखते थे वहां के, तो प्राचीन गौरवशाली परंपरा की उन्हें याद आती थी। दूसरा क्या रहा? व्यापारिक मार्गों की खोज रही। यह सागर के चौराहे पर, भूमध्य सागर के एक अच्छी लोकेशन पर स्थित था, जिससे व्यापारिक समृद्धि हुई। दूसरा क्या हुआ, दूसरा क्या हुआ, वहां पे एक मेडिची परिवार बैंकिंग के मामले में
समृद्ध था, काफी समृद्ध परिवार था, तो इसने विद्वानों को, कलाकारों को प्रश्रय देना शुरू किया। इस परिवार का बहुत योगदान है, इस पर हम काफी चर्चा करेंगे। योगदान के साथ साथ कुछ विवाद भी जुड़े हैं, इसलिए अगली वीडियो में हम बताएंगे। तो क्या हुआ, 1453 के आसपास ईस्वी में, 1453 के आसपास जो वहां का जो इस्तांबुल था, कॉन्स्टेंटिनोपल था, उस पे ओटोमन साम्राज्य का कब्जा हो गया। तो वहां के जो विद्वान विचारक भागकर इटली आए और अपने साथ यूरोप में वो यूनान और रोमन की पुरानी कृतियां थी, जैसे कि उस समय के जो प्राचीन विचारक थे, अरस्तु थे, प्लूटो थे, सोक्रेट्स थे, इनकी किताबों को, इनकी पांडुलिपियों को लेकर वो इटली पहुंचे। तो मेडिसी परिवार के एक कोसिमो दी मेडिसी थे, इन्होंने विद्वानों के लिए अपने खजाने खोले और उन्होंने फ्लोरेंस, मतलब इटली का फ्लोरेंस नगर है ये, मतलब ये पहला नगर है जहां से रेनेसा का उद्भव माना जाता है। तो इन्होंने एक अकादमी खोली, प्लेटोनिक अकादमी। अब बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन सी वैचारिक क्रांतियां हुई। मानव केंद्र, परलोक के बजाय मनुष्य और उसके वर्तमान जीवन को केंद्र में रखा गया है। मतलब जो मैं बता रहा हूं, जो रेनेसा है, रेनेसा काल में क्या क्या चेंजेज आए, क्या क्या परिवर्तन आए। तर्क और अनुभव, अंधविश्वासों के स्थान पर तर्क और अवलोकन का प्रयोग किया गया। मतलब कोई बात को मनुष्यों ने सीधा सीधा ही स्वीकारना नहीं सीखा, उसके स्थान पर मनुष्यों ने तर्क करना और यथार्थ देखना, इन सब चीजों को समझा। कला में केवल धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि मानवीय भावनाओं, प्रकृति भी झलकी। जो कला थी उनमें, इसके बारे में बताएंगे कि पहले सिर्फ धार्मिक प्रतीकों का उपयोग होता था, लेकिन मनुष्य ने कुछ कृतियां ऐसी बनाई जिनमें मानवीय भावनाएं दिखी। पुनर्जागरण के जो एज है, पुनर्जागरण के काल को चार भागों में बांटा गया है: प्रोटो, प्रारंभिक, उच्च और उत्तर पुनर्जागरण। अब इस क्रांति के सूत्रधार थे पेट्रो। इन्होंने मानव की शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया। इन्होंने सिसरो के प्राचीन वो थे, उनके ग्रंथों को खोजा। गुटनबर्ग ने छापखाने का आविष्कार किया, जिससे जो आविष्कार और ज्ञान थे, जो नॉलेज था, अब लोगों के पहुंच तक आसान हो गया। कोई भी पांडुलिपि है और सिलेक्टेड लोग पढ़ पाएंगे। लेकिन जब गुटनबर्ग ने छापखाने के आविष्कार किए तो इससे आम लोगों तक भी अच्छी धार्मिक किताबें तथा महत्वपूर्ण किताबें आम लोगों तक भी पहुंचना शुरू हो गया। लियोनार्डो दा विंसी ने एक संपूर्ण मनुष्य का चित्र बनाया। ये चित्रकार थे, इंजीनियर थे, वैज्ञानिक भी थे। माइकल एंजेलो मूर्तिकार थे, इन्होंने डेविड जैसी मूर्तियां रची। इस युग में विज्ञान और खगोल विज्ञान में भी महत्वपूर्ण खोजें हुई। इस युग को हेलिसेंट्रिक रिवॉल्यूशन के लिए भी जाना जाता है। पहले माना जाता था कि जो पृथ्वी है वो सौर मंडल का केंद्र है, लेकिन निकोलस कोपरनिकस ने यह बताया कि पृथ्वी नहीं, सूर्य मंडल का केंद्र सूर्य है। सौर मंडल का जो केंद्र है, हमारे सोलर सिस्टम का जो सेंटर है, वो सन है और सारे प्लैनेट इसके आगे पीछे चक्कर लगाते हैं, इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। ये इन्होंने बोला, लेकिन इन्होंने अपनी किताब को उस समय भी प्रकाशित नहीं करवा पाया। मरणोपरांत ये चीज सामने आई। गैलीलियो ने दूरबीन से अंतरिक्ष के रहस्यों को उजागर किया। भौगोलिक खोजें कुछ भी हुई। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। कोलंबस अमेरिका तट पर पहुंचे और वास्को डी गामा भारत तक आए। इससे नए व्यापारिक मार्गों की भी खोज हुई। अब इस युग में शेक्सपियर जैसे महान कवि हुए, जिन्होंने साहित्य के माध्यम से साहित्य से मानवीय चेतना का वो बदला और मानवीय चेतना के सारी इन्होंने मानवीय मनोविज्ञान को छुआ। मनुष्य क्या चाहता है, क्या है मनुष्य की आंतरिक वो, तो इन सब चीजों को शेक्सपियर ने बखूबी से समझा और अपने किताब पन्नों में उभेरा। दूसरा है फ्रांस में सेटों के किलों का निर्माण कराया। सबसे महत्वपूर्ण नीदरलैंड। यहाँ इरस्मस ने एक विचारक हुए, उन्होंने चर्च के पाखंडों को पर करारा व्यंग किया। जर्मनी के ड्यूरर की कला और वैज्ञानिक क्रांति की प्रस्तावना, ये भी कभी बात करेंगे इस पर।
यह युग प्रश्न और जिज्ञासा का युग कहा गया। ये तो बस इतना ही था। अब हम कभी कभी बारी बारी से, ये बहुत बड़ा वो है विषय है, अभी हमने प्रस्तावना ही बताई है, इसमें विस्तार से वन बाय वन हम बताएंगे किस तरह से विचारकों ने विचारों को चेंज किया, मूर्तिकारों ने क्या मूर्ति के द्वारा सूचना दी, और मेड्सी परिवार का क्या योगदान है। इन सब चीजों पर हम कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।